मैं आप सबको इस विश्वविद्यालय के 25वें फाउंडेशन डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पच्चीस वर्ष किसी भी संस्था या संस्थान के जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। अभी कुलपति जी जब अपना व्याख्यान दे रहे थे तो क्रमशः कैसे इस कृषि विश्वविद्यालय का विकास हुआ उसके बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है। मुझे लगता है कि 25 वर्षों का मूल्यांकन और पुनरावलोकन मिलकर के हम सबको जरूर करना चाहिए, विश्वविद्यालय परिवार को करना चाहिए। 25 साल में हमें कहाँ पहुंचना चाहिए था, हम कहाँ पहुंच सके। अगर जो लक्ष्य था वहां तक हम पहुंचे तो निश्चित रूप से अच्छी बात है, और अगर कहीं कमी रह गई तो क्यों रह गई उसका विचार करना, और फिर अगले 25 वर्ष जिसका जिक्र शैलेंद्र कुमार जी कर रहे थे वो यात्रा हमारी सुगम हो, सफलता पूर्वक उस रास्ते पर हम बढ़ सकें। निश्चित रूप से इसकी एक विस्तृत योजना कुलपति जी के नेतृत्व में पूरे विश्वविद्यालय परिवार को बनानी चाहिए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आप अगर देखते हैं पूरी दुनिया में तो एग्रीकल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा कैंपस है, मुझे लगता है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन कोई दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ आर्ट भी है और साइंस भी है। धरती को उत्पादन के लिए तैयार करने से लेकर सोसाइटी में, समाज में फूड से फैब्रिक तक की आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी इसी शिक्षा पर है, एग्रीकल्चर एजुकेशन पर है। और पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में जो परिवर्तन हुए हैं उसका रिफ्लेक्शन स्वाभाविक रूप से यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के कैंपस में देखा जा सकता है। अगर राष्ट्रों के भविष्य के लिए, मानवता के सर्वाइवल के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट और संवेदनशील, सेंसिटिव कोई सेक्टर है तो वो भी एग्रीकल्चर है। अगर ये बात मैं आज यहाँ कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसलिए इस कैंपस में प्रवेश लेने वाला हर एक विद्यार्थी और यहाँ का हर एक वैज्ञानिक भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने का, मैं मानता हूँ, सबसे शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है। एक समय था जब लोग सोचते थे कि एग्रीकल्चर क्यों पढ़े। मुझे लगता है वो समय बदल गया है। 25 साल पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तब की परिस्थितियां क्या थी? पूरी दुनिया की आबादी 597 करोड़ थी और भारत की आबादी 100 करोड़ के आसपास थी। आज दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो गई है, भारत की आबादी 140 करोड़ हो गई है। और एक वैज्ञानिक अनुमान के मुताबिक पिछले 25 वर्षों में जितनी जमीन एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट की गई है वो 19वीं शताब्दी के 100 सालों के कन्वर्जन के बराबर है। यानी समाज की आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही हैं। अन्नदाताओं और एग्री साइंटिस्ट पर जिम्मेदारियों का भार भी लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के सारे मुल्क आज इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और वर्तमान लाइफ स्टाइल की आवश्यकता के अनुरूप किस प्रकार खेती में परिवर्तन किया जाए, किस प्रकार सामंजस्य बैठाया जाए। इस सामंजस्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे स्टूडेंट्स का, रिसर्चर्स का, एकेडमिया का बड़ा भारी योगदान होगा। और पिछले दिनों जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, रिसर्चर रहे हैं, या जो लोग एकेडमिक्स में रहे हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनका योगदान निश्चित रूप से अविस्मरणीय है, जिसका जिक्र प्रोफेसर त्रिपाठी कर रहे थे।
मैं इस कास्ट जम्मू को भारतवर्ष की प्रेसिडेंसी में आयोजित G20 समिट में भी महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फॉर इंगेजिंग यंग माइंड्स प्रोग्राम में देश का सबसे पहला कार्यक्रम इस कास्ट जम्मू ने सफलतापूर्वक आयोजित किया था। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के प्रमोशन के लिए मैं कुलपति जी को, फैकल्टी मेंबर्स के प्रयासों की सराहना भी करता हूं। श्रीनगर में G20 का सफल आयोजन और इस महीने दिल्ली के शिखर सम्मेलन में दुनिया के सभी दिग्गज नेताओं की उपस्थिति और नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर उन सभी देशों की सहमति ने पूरे विश्व में भारत की एक नई ताकत का, भारत की नई पहचान का एहसास कराया है। मित्रों, उस डिक्लेरेशन में भारत सहित दुनिया के अन्य ताकतवर देशों की एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर को लेकर कंसर्न्स तथा कमिटमेंट को भी देखा जा सकता है। सभी G20 देशों ने तय किया है कि क्लाइमेट रेसिलिएंट क्रॉप्स की वैरायटी पर रिसर्च कोऑपरेशन को सशक्त किया जाएगा, सॉइल हेल्थ तथा लोकल फर्टिलाइजर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और वैल्यू चेन में हो रहे नुकसान को कम करने का प्रयास होगा और इस कोऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में इनोवेशन और ग्लोबल साउथ में व्याप्त फूड सिक्योरिटी की चुनौतियों का समाधान भी शामिल है। आज यहाँ जितने विद्यार्थी मौजूद हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए नई दिल्ली डिक्लेरेशन एक प्रकार से भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करता है। आप सबने स्वयं देखा है, कोविड पैंडेमिक के कठिन दौर में एग्रीकल्चर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा है जिसने मानव समाज को ग्रोथ के उज्जवल भविष्य का हौसला दिया और पूरे समाज को मैं मानता हूं कि नेचर के करीब जाने और उसे सहेजने की जिम्मेदारी का एहसास पहली बार हुआ और इसलिए एग्रीकल्चरल साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक है कि वह नए अवसरों, नए इंटरवेंशंस, नए इन्वेंशंस की तलाश करें ताकि इस अभियान में भी भारत दुनिया का नेतृत्व कर सके। मैं अनेक बार ये बात कहता हूं और इस पर बल देता हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ में इकोलॉजिकल कैपिटल का ग्रोथ बड़ा आवश्यक है ताकि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर ये सुनिश्चित कर सकें कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे विकास के लिए निरंतर मजबूत आधार का काम करेगा। मुझे स्मरण है, जब मैं यहाँ आया था कुछ दिनों के भीतर ही इस कास्ट यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत का अवसर मुझे मिला था। मैंने इस बात को महसूस किया कि कैंपस, उसके एकेडमिक फंक्शन तथा एग्री सेक्टर की आवश्यकताओं के बीच कहीं न कहीं फासला गहरा हो गया है। मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस दुनिया के नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड रहना चाहिए ताकि अगर किसी कॉन्टिनेंट में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम जम्मू के इस कैंपस में भी स्वयं महसूस कर सकें, विद्यार्थियों को महसूस करा सकें। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए इस कास्ट जम्मू के लिए अनेक परिवर्तनकारी निर्णय पिछले दिनों जो हुए हैं उसके बारे में कुलपति जी ने बताया है। मैं उसके बारे में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग का अवसर काफ़ी हद तक इस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हो गया है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा प्रदान किए जा रहे अवसरों को इस कास्ट जम्मू नई वैरायटी से लेकर टेक्नोलॉजी के नए इनोवेशन और स्टार्टअप के नए इंक्यूबेशन पर काम भी शुरू किया है। पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज मैंने यहीं 2021 में देखा था। इस कास्ट की मदद से ही जम्मू क्षेत्र के अनेक उत्पादों का वैल्यू एडिशन भी प्रारंभ हुआ है
आज फाउंडेशन डे के अवसर पर मैं इस यूनिवर्सिटी के नॉलेज रिसर्च कैपिटल की क्षमता द्वारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में ग्रोथ, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन तथा नेचुरल रिसोर्स के सस्टेनेबल मैनेजमेंट और उसके लाभों को किसान परिवारों तक पहुंचाने का विशेष अनुरोध करता हूं। खेतों और इसकास जम्मू, एलाइड सेक्टर और इसकास जम्मू के बीच संबंधों को हमें और प्रगाढ़ करना होगा ताकि हमें ये पता रहे कि किसान की वास्तविक आवश्यकता क्या है, कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो सस्टेनेबल फार्मिंग, डेयरी, पोल्ट्री, बी कीपिंग या बाकी विभिन्न क्षेत्रों में डाइवर्सिफिकेशन के लिए आवश्यक है, ताकि आपके रिसर्च और फसलों का मिला जुला सामर्थ्य जम्मू कश्मीर एवं देश को आगे बढ़ने में ताकत प्रदान कर सके। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर पर ही निर्भर है। आप सभी को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आने वाले वर्षों में महिलाओं तथा युवाओं की भी एक बहुत बड़ी आबादी इस सेक्टर से जुड़ने वाली है। मुझे आजकल अनेक पत्र मिलते हैं जिसमें नए जनरेशन के युवा किसानों और उनकी उपलब्धियों का जिक्र होता है और उनकी अनेक समस्याएं भी रहती हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमें मार्केट तथा मिट्टी के बीच कैसे सामंजस्य बनाया जाए, इसका भी विचार करना होगा ताकि दोनों संरक्षित भी हों, दोनों का विकास भी हो। ऐसे उपायों के बारे में हमें सोचना भी होगा और काम करना भी होगा। मुझे लगता है कि अमृतकाल ही वह अवसर है जब हमें सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि दुनिया को याद दिला सकते हैं कि अस्थायी एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म ही आने वाले भविष्य में प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, लाइवलीहुड के अवसरों में वृद्धि करेगा तथा क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का मुकाबला करते हुए लोगों के टेबल पर भोजन भी सुनिश्चित करेगा। इस अभियान में इसकास जम्मू जैसे इंस्टीट्यूशंस को रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्किल प्रोग्राम्स के द्वारा जम्मू कश्मीर तथा देश के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना होगा। आज कोई भी अविश्वास के साथ नहीं कह सकता कि 10 साल के पुराने खेती के ढांचे पर वापस जाकर इस महत्वपूर्ण सेक्टर को हम सस्टेनेबल बना सकते हैं। हमें न सिर्फ मैकेनाइजेशन तथा टेक्नोलॉजी के उपयोग से एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर को सस्टेनेबल बनाना है, बल्कि निरंतर नए स्ट्रेंथ भी हमें डेवलप करने होंगे। आज अगर आप सुबह कोई नेशनल बिजनेस पेपर देखते हैं तो मशरूम कल्टीवेशन, पोल्ट्री फार्मिंग, पेस्टिसाइड स्प्रे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, इंजीनियर्स एवं कॉलेज ग्रेजुएट्स द्वारा शुरू किए गए डेयरी फार्म जैसी तमाम खबरें रोज अखबारों में इस तरह की छप रही हैं, जिससे एक संदेश भी जाता है कि भारत में तेजी से बदलाव हो रहा है। विदेशों में तो एग्रीकल्चरल साइंस यूनिवर्सिटी ने कुछ फार्मिंग फैमिलीज के साथ बाकायदा अनुबंध किया हुआ है और महीने के एक हफ्ते स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स वहाँ जाकर उनसे सीखते हैं और स्वयं जो सीखा है वो उनमें बांटते भी हैं। न्यूजीलैंड में एक नया कॉन्सेप्ट विकसित हुआ है जिसे इनोवेशन फार्म कहते हैं। वहाँ नई टेक्नोलॉजी तथा नए फार्म इनोवेशन पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इसका जम्मू भी इस तरह के नए प्रयोगों पर विचार कर सकता है। होल फार्म अप्रोच के साथ इस पर कैसे इसका जम्मू काम कर सकता है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करना है, इसके लिए खेत खलिहान, गांव कस्बों तक का सर्वांगीण विकास हमें सुनिश्चित करना होगा। देश के किसानों के सामर्थ्य को जागृत करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, ये हमें तय करना होगा, क्योंकि कई पीढ़ियों से बहुत सीमित दायरे में हमारे किसान भाई सिमट गए थे। एग्रीकल्चरल साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये बात विशेष रूप से ध्यान देने वाली है। किस प्रकार आज मिलेट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है।
दशकों तक पहले मिलेट की तमाम फसलें हमारी बहुत बड़ी आबादी के सामान्य खान पान का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन उनमें बदलाव मार्केट पोजीशनिंग न होने की वजह से स्टेगनेशन आया और धीरे धीरे एक छोटे से कृषक वर्ग के समूह में ये सिमट कर रह गया। अब जब मैं उन कारणों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे दो बातें स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ती हैं। एक तो हम फार्मर्स के मुनाफे के मुताबिक मार्केट निर्मित नहीं कर पाए, दूसरा उसके गुणों की जानकारी कंज्यूमर्स तक हम नहीं पहुंचा पाए। लेकिन आज सौभाग्य से माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों, उनके प्रयासों की वजह से मिलेट फार्मिंग का दौर वापस आ रहा है। देश के करोड़ों अन्नदाताओं के जीवन में मैं मानता हूं कि इससे क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। इसलिए आने वाले भविष्य में क्लाइमेट चेंज की हकीकत को ध्यान में रखते हुए कम वाटर इंटेंसिव और हाई वैल्यू क्रॉप के विजन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, खेती में स्थायित्व लाने की इस खास जम्मू के सभी फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्चर्स और विद्यार्थियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आज आपसे विनम्रतापूर्वक ये बात कहना चाहता हूँ, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की परिकल्पना को हकीकत का जामा क्या हम पहना सकते हैं? हम फूड सिक्योरिटी सिस्टम को क्या नया आकार दे सकते हैं? मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है। मैं ये भी चाहता हूं कि फील्ड ट्रेनिंग के दौरान किसान भाइयों से संवाद का मौका मिले तो आप फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के स्टूडेंट्स नीश क्रॉप्स यानी विशेष फसलों को अडॉप्ट करने के लिए क्या हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं? अगर मेडिसिनल हाई डेंसिटी था फ्लोरिकल्चर की तरफ छोटे और सीमांत किसानों को हमने शिफ्ट करने में उनकी मदद की, जिसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन निरंतर प्रयत्न कर रहा है, हर तरह का सपोर्ट दे रहा है। मुझे लगता है कि इस काम को अगर आप करेंगे तो जम्मू कश्मीर का और देश का बड़ा भला होने वाला है। 3 साल पहले तक जम्मू कश्मीर में कल्पना करना बड़ा कठिन था कि यहाँ के किसान भाइयों की मासिक आय देश के अनेक विकसित राज्यों से ज़्यादा हो सकती है। आज हम देश के 5 शीर्ष राज्यों की श्रेणी में शामिल हैं। आज हम नए संकल्प के साथ किसान भाइयों के पुरुषार्थ की वजह से ये संभव हो पाया है कि हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक नया उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। डाइवर्सिफिकेशन हो, एलाइड एक्टिविटीज़ हो, हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो, इन 3 एलिमेंट को प्रमोट करके ट्रेनिंग, एक्सटेंशन और सर्विसेज का एक्सेस, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस, इन 4 एस्पेक्ट्स पर केंद्रित तरीके से काम करके एक मुकाम तक हम पहुँचे हैं। 3 वर्षों में अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे क्रेडिट फैसिलिटी, फार्म मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन के फायदे किसानों को मिले। लेकिन मैं जानता हूँ अभी भी बैंकों द्वारा खासतौर से जम्मू रीजन के किसानों तक क्रेडिट बहुत नहीं पहुँच रही, फाइनेंशियल क्रेडिट। मैं किसान भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूँ, प्रशासन के स्तर पर हमारे प्रमुख सचिव शैलेंद्र कुमार जी निरंतर बैठकें कर रहे हैं। मैं भी बहुत नज़दीक से उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। देश के बाकी राज्यों में जिस तरह से फाइनेंसिंग किसानों को हुई है, उतनी कम से कम फाइनेंसिंग जम्मू कश्मीर के किसानों को हो, इसकी हर कोशिश की जा रही है। छोटी छोटी बातों पर यहाँ के लोग बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा विषय है जो जम्मू रीजन के किसानों की बड़ी आबादी की तकदीर बदल सकता है। हम सबका ध्यान इस पर है। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि जहां भी आपको लगता है कि बैंकों के द्वारा इस क्षेत्र में कमी हो रही है, हमारे जो एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, आप जरूर उनसे बतावें। जिला प्रशासन के जो हमारे अधिकारी हैं उन्हें बतावें। और अब तो डिजिटल गवर्नेंस में आप सीधे प्रमुख सचिव हमारे जो कृषि के हैं उनको आप बता सकते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन की
होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान की चर्चा हुई। कुछ चीज़ें विरासत में यहाँ मिली हुई थी। जम्मू रीजन में कानूनन हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं हो सकता था, 4 साल पहले ये स्थिति थी। इस कानून को बदला गया। अब कोई भेद नहीं है कश्मीर में और जम्मू में। जिन लोगों के पास 4 कैनाल से कम जमीन है वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकते थे 4 साल पहले। उस कानून को भी बदला गया। ऐसे अनेक कानून थे, भूमि कानून थे जो किसानों के हित में नहीं थे, खासतौर से जम्मू रीजन के किसानों के हित में नहीं थे। अब ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसान की बढ़ोतरी में बाधा पैदा करे, और अगर ध्यान में आए तो उसे तुरंत समाप्त किया जाएगा। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान सोच समझ करके देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों ने, जिसमें ईस्ट कश्मीर और ईस्ट जम्मू का भी बड़ा योगदान है, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा योगदान है, और बड़ी मेहनत से ये प्लान बना है। 29 प्रोजेक्ट्स इसमें स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा भारत सरकार की भी जो परियोजनाएं चल रही हैं कृषि के क्षेत्र में या अलाइड सेक्टर में, उनको भी जमीन पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसकी एक संवेदनशील ढंग से कोशिश हो रही है। हमारे जितने भी जिला स्तर के एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के अफसर हैं, उनकी ट्रेनिंग का काम खत्म हो गया। हर पंचायत के किसान को 3 दिन ट्रेन किया जाए, ये कार्यक्रम 31 अगस्त तक चला। पिछले दिनों मैंने शैलेंद्र कुमार जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब इसकी समय सीमा थोड़ा हम और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा किसान जब तक पूरी तरह से दक्ष नहीं होगा तब तक नई टेक्नोलॉजी का वो कैसे प्रयोग करेगा। जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसर बैठे उनसे मेरा निवेदन है कि दक्ष पोर्टल पर अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन हो, इसमें हमें मेहनत करनी होगी। इतने दिन के संपर्क अभियान का एक बार हमें फिर से मूल्यांकन करना होगा कि हम कहाँ तक पहुँचे, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ कमी है, कैसे इस कमी को हम दूर कर सकते हैं। मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो कुछ भी सोचा जा सकता है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में, और यहाँ के लोग नहीं, देश का कोई वैज्ञानिक जो सोच सकता है, सबका प्राविधान इस हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान में है। अगर हम सब ने मिल करके ईमानदारी से इसे जमीन पर उतार दिया तो मुझे पूरी तरह से यकीन है। वैसे जो HADP में लक्ष्य रखे गए हैं या जो बताया गया कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये हमारी उपलब्धियां होंगी, वो थोड़ा कंजर्वेटिव है। जानबूझ करके इन लोगों ने कंजर्वेटिव रखा है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि उस लक्ष्य से ज्यादा बड़ी उपलब्धि यहाँ के किसान हासिल करेंगे। और इसका जम्मू के वाइस चांसलर साहब, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट से भी मैं निवेदन करूंगा, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का प्रोजेक्ट नहीं है, हमारा आपका मिल करके प्रोजेक्ट है। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सभी अफसर जी जान से इसमें जुटे हुए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। जो लक्ष्य रखा गया है कि GDP में अभी लगभग 38,000 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो 66,000 करोड़ के आसपास पहुंचेगा इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद। मैं आपको कोई मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, लेकिन ये बात मैं आपको कह के जा रहा हूं कि जिस दिन अगर पूरी प्रोजेक्ट को हमने ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किया, यकीन मानिए 80,000 करोड़ से कम GDP में कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं होगा। और यूनियन टेरिटरी ये पहली है, या मैं कहूँ कि देश के किसी राज्य में शायद सबसे पहले फैसला हम सब ने किया। 18,861 नए बिजनेस इंटरप्राइज हमें बनाने, 3 लाख से ज़्यादा नौजवानों को इससे रोजगार भी उपलब्ध होगा। और जम्मू कश्मीर में जिस चीज़ की कमी रही है, वाटर डेफिसिट भयंकर तरीके से यहाँ 80% हम उसकी पूर्ति कर सकेंगे। मिल्क प्रोसेसिंग और मिल्क में वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन तो हम बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है अगले साल हम सरप्लस हो जाएंगे, लेकिन उसका भी इंतज़ाम किया गया है।
रूरल बिजनेस और सर्विस हब्स का नेटवर्क भी हमें स्थापित करना है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को नया स्वरूप कैसे दिया जा सकता है, खिदमत सेंटर मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और 1100 करोड़ रुपए का मीट हर साल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में मैं समझता हूं कि अच्छी उपलब्धि हम हासिल कर सकते हैं। आज मैं इसका जम्मू के फाउंडेशन डे के अवसर पर यहाँ के सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स को हृदय से बधाई देता हूँ। और जिन लोगों ने भी इस विश्वविद्यालय को यहाँ तक पहुँचाने में अपनी सेवाएं दी हैं, अपन परिश्रम किया है, उनका भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अंतिम बात करके, जिन 10 सेक्टर्स में 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया गया है या चुना गया है, उसमें एग्रीकल्चर भी महत्वपूर्ण सेक्टर है। और इसको पूरा करना आत्मनिर्भर भारत या विकसित भारत का एक बड़ा लक्ष्य है। और इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से इस्कास जम्मू जैसे संस्थानों पर आती है। एक अनुमान के मुताबिक 2047 तक हिंदुस्तान की आबादी लगभग 166 करोड़ के आसपास होगी। आज हम मिल्क, स्पाइस, चाय, दलहन, काजू, जूट, इन सारे चीज़ों के उत्पादन में हम नंबर 1 हैं। राइस, वीट, तिलहन, फ्रूट, वेजिटेबल, कॉटन के उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर हैं। अगर हम अपने नंबर 1 पोजीशन को कायम रखते हुए, क्लाइमेट चेंज का सामना करते हुए, विश्व के ज़्यादातर कृषि उत्पादों में अगर हमें अग्रणी बनना है, तो इसमें टेक्नोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। आज हम दुनिया का 15% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उस पर कुल खर्च हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो रहा है। क्या हम तय कर सकते हैं कि नहीं, जम्मू रीजन में एडिबल ऑयल के लिए सेल्फ सफिशिएंट लोग हो जाएं? ये आने वाले कुछ वर्षों में हम कर पाएंगे। हर एक स्तर पर पॉलिसी रिफॉर्म हो, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हो, इस व्यवस्था को कैसे हम बदलें, आज समय है। इन बातों पर हम कैसे सोचें। मैं समझता हूँ इस्कास जम्मू जैसे संस्थान राष्ट्र की ऐसी संपत्ति के रूप में विकसित हो रहे हैं जो नई आकांक्षाओं के साथ बढ़ रहे देश की प्रगति, उसकी गति में अपनी ऊर्जा से महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। मैं जानता हूँ कि अगर हमारे युवा वैज्ञानिक मन में संकल्प लेंगे तो चाँद का लक्ष्य भी आसान हो जाता है। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्री साइंटिस्ट की भावी पीढ़ी अपने अनुसंधान, इनोवेशन द्वारा इस सेक्टर के कायाकल्प के सपने को अवश्य साकार करेगी। एक बार पुनः मैं रजत जयंती वर्ष और फाउंडेशन डे की आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।